Dear students, this is Dr. Athar Tajamul Islam and you are watching Economics Success Point. कुछ दिन पहले हमने BA थर्ड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर अपलोड किया था और उनका एग्ज़ाम 26 मई को हुआ था। तो जो उनका फाइनल पेपर था दैट वाज अप्रॉक्सीमेटली सेम एज द गेस्ट पेपर, बस एक मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन में एक क्वेश्चन आउट ऑफ द गेस्ट पेपर आया था। उसके बाद कमेंट सेक्शन में या वाया फ़ोन कॉल्स या व्हाट्सअप मैसेजेस पे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कहा था कि सर BA सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स का गेस्ट पेपर अपलोड कीजिए। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आज के वीडियो में हम गेस्ट पेपर या आप इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस कहिए BA सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के को ब्रीफली डिस्कस करके देखेंगे। लेकिन यहाँ पे मेरी एक सजेशन रहेगी, डोंट रिमेन कन्फाइंड और लिमिटेड टू दिस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पूरे सिलेबस को कंप्लीट करना है, लेकिन इन क्वेश्चंस को हम थोड़ा सा डीपली स्टडी करेंगे। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखोगे तो फिर इन क्वेश्चंस को डीपली स्टडी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो डियर स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम आज के वीडियो में हम गेस्ट पेपर BA सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स को सॉल्व करके देखेंगे। इसमें जो सबसे पहला सेक्शन है, सेक्शन A, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, ये 8 रहते हैं, ईच कंप्राइजिंग 3 मार्क्स। तो इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू। एवरेज रेवेन्यू इज सिंपली द रेवेन्यू अर्नड पर यूनिट ऑफ आउटपुट, और ये जो एवरेज रेवेन्यू है कैन बी ऑब्टेन्ड बाय डिवाइडिंग टोटल रेवेन्यू बाय द नंबर ऑफ यूनिट सोल्ड, यानी कि टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय टोटल आउटपुट sold, or simply we can say AR is equal to TR divided by Q। इसका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर द ट्विन कंडीशंस ऑफ फर्म्स इक्विलिब्रियम अंडर परफेक्ट कंपटीशन यूजिंग MC एंड MR अप्रोच। इसकी जो ट्विन कंडीशंस है दैट इज मार्जिनल कॉस्ट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू प्राइस एंड मार्जिनल कास्ट कर्व मस्ट बी राइजिंग एट द पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। इस डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन के जरिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये जो पॉइंट B है यहाँ पे फर्म का इक्विलिब्रियम है, क्योंकि इस पॉइंट पे हमारा मार्जिनल कास्ट जो है दैट इज इक्वल टू मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू एंड द मार्जिनल कास्ट कर्व इज कटिंग द मार्जिनल रेवेन्यू फ्रॉम। यहाँ पे भी हमारा इस पॉइंट A पे भी हमारा मार्जिनल कास्ट जो है MR के बराबर है इक्वल टू AR, बट जो MC कर्व है दैट इज कटिंग द MR कर्व फ्रॉम अबव, सो पॉइंट A इज नॉट द इक्विलिब्रियम पॉइंट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो इसमें है दैट इज एक्सप्लेन ब्रेक इवन पॉइंट विद द हेल्प ऑफ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। ब्रेक इवन पॉइंट हम कहते किसको है? इट इज द पॉइंट एट विच टोटल रेवेन्यू जस्ट इक्वल्स टोटल कॉस्ट एंड द फर्म इज देयरफॉर नाइदर मेकिंग प्रॉफिट्स नॉर लॉसेस। इस डायग्राम में अगर आप देख रहे हो, इस पॉइंट को हम ब्रेक इवन पॉइंट कहते हैं। ये जो कर्व है दिस इज टोटल कॉस्ट कर्व, ये जो कर्व है दिस इज टोटल रेवेन्यू कर्व। बिलो द ब्रेक इवन पॉइंट जो फर्म है वो लॉसेज इनकर कर रही है, क्योंकि इसका जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज ग्रेटर देन इसका जो टोटल कॉस्ट है दैट इज ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू। इसके बाद जो है फर्म दैट इज मेकिंग प्रॉफिट, क्योंकि यहाँ पे जो टोटल रेवेन्यू है दैट इज ग्रेटर देन द टोटल कॉस्ट। तो ब्रेक इवन पॉइंट हम उस पॉइंट को कहते हैं जहां पे टोटल रेवेन्यू टोटल कॉस्ट के बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज एक्सप्लेन इन योर ओन वर्ड्स द मीनिंग ऑफ ओलिगोपॉली। ओलिगोपॉली जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट फॉर्म ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन। ओलिगोपॉली हम तब कहते हैं व्हेन देयर आर 2 or more than 2 बट नॉट मेनी प्रोड्यूसर्स और सेलर्स ऑफ ए प्रोडक्ट, उसको हम ओलिगोपॉली कहते हैं। ओलिगोपॉली इज आल्सो ऑफन रेफर्ड टू एज कंपटीशन अमंग द। इसके भी 2 टाइप्स है, प्योर ओलिगोपॉली एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपॉली। व्हेन द प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यू फर्म्स और फ्यू सेलर्स आर होमोजीनियस, उसको हम प्योर ओलिगोपॉली कहते हैं। एंड व्हेन प्रोडक्ट्स ऑफ फ्यू सेलर्स or firms are differentiated
बट क्लोज सबस्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर, उसको हम डिफरेंशिएटेड ऑलिगोपॉली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन कोलिसिव एंड नॉन कोलिसिव ऑलिगोपॉली। इसमें जो कोलिसिव ऑलिगोपॉली जो है, आप जानते हो कि ऑलिगोपॉली में इंटरडिपेंडेंस रहती है, एक फर्म दूसरे फर्म पे डिपेंडेंट रहती है रिगार्डिंग द प्राइस एंड द आउटपुट, उसमें प्राइस वार रहता है, कट थ्रोट कंपटीशन रहता है। इन सब चीज़ों को अवॉइड करने के लिए फर्म्स जो है वो कभी कभी दे कम अंडर जो है एंटर इनटू एन एग्रीमेंट रिगार्डिंग ए यूनिफॉर्म प्राइस आउटपुट पॉलिसी। ये जो एग्रीमेंट है इट मे बी आइदर फॉर्मल और सीक्रेट, लेकिन ये एग्रीमेंट जो है दे आर कंसिडर्ड इलीगल इन मोस्ट कंट्रीज। जब फर्म इस एग्रीमेंट में आती है रिगार्डिंग द प्राइस आउटपुट पॉलिसी, उसको हम कोलिसिव एग्रीमेंट कहते हैं। कोलिसिव ऑलिगोपॉली प्रिवेल्स या कोलिजन जो है आर ऑफ मेन टू टाइप्स, या इसमें कार्टेल्स होते हैं या प्राइस लीडरशिप होती है। इसके बाद नॉन कोलिसिव ऑलिगोपॉली, इट इज जस्ट रिवर्सल ऑफ कोलिसिव ऑलिगोपॉली। इट रेफर्स टू ए सिचुएशन वेयर द फर्म्स compete विद ईच अदर। कोलिसिव में जो है वो एक दूसरे के साथ एक एग्रीमेंट में एंटर होते हैं रिगार्डिंग द यूनिफॉर्म प्राइस आउटपुट पॉलिसी, लेकिन नॉन कोलिसिव में क्या होता है कि उनके बीच में कंपटीशन होता है एंड दे फॉलो देयर ओन प्राइस एंड क्वांटिटी एंड आउटपुट पॉलिसी विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ इट्स राइवल फर्म्स। हर फर्म जो है इसमें दैट ट्राइज टू इंक्रीज इट्स मार्केट शेयर थ्रू कंपटीशन। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय डुओपॉली। डुओपॉली हम किसको कहते हैं? डुओपॉली जो है इट इज द मोस्ट बेसिक फॉर्म ऑफ ऑलिगोपॉली। डुओपॉली हम उस सिचुएशन को कहते हैं जब दो कंपनीज या फर्म्स या प्रोड्यूसर्स जो होते हैं वो ओन करते हैं नियरली ऑल ऑफ द मार्केट फॉर ए गिवन प्रोडक्ट और सर्विस। वो प्रोड्यूस या तो सिमिलर गुड्स एंड सर्विसेज करते हैं। इसका जो की कंपोनेंट है डुओपॉली का कि ये जो फर्म्स होते हैं हाउ दे इंटरेक्ट विद वन अनदर एंड हाउ दे अफेक्ट वन अनदर। ये जो कंपनी होती है डुओपॉली में दे टेंड टू compete अगेंस्ट वन अनदर reducing the chance of monopolistic market power। इसमें जो है कंज्यूमर्स को लिटिल चॉइस मिलती है रिगार्डिंग द प्रोडक्ट्स। इसकी अगर आप एग्जांपल लोगे फॉर एग्जांपल पेप्सी एंड कोका। प्यारे दोस्तों, इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इकोनॉमिक सक्सेस पॉइंट को सब्सक्राइब करने के साथ साथ मौजूद बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए और कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे छूट न जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज डिफाइन मोनोपोली एंड पेटेंट राइट्स। मोनोपोली अगर हम सिंपली कहें कि इज सेड टू एग्जिस्ट व्हेन वन फर्म इज द सोल प्रोड्यूसर और सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट बट विच हैज नो क्लोज सब्स्टिट्यूट। इस डेफिनेशन में अगर आप देखोगे देयर आर 3 पॉइंट्स नोटिंग इन दिस डेफिनेशन। सबसे पहला, there must be a single producer or seller of a product. Number second, no close substitutes of that product. Number third, strong barriers to the entry into the industry. उसके बाद इसका जो ये पार्ट है पेटेंट राइट्स। पेटेंट राइट्स अगर हम सिंपली कहें कि इट इज ए टाइप ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी दैट गिव्स इट्स ओनर the legal right to exclude others from making or selling an invention for a limited period of time. Simply अगर हम कहें patent is an exclusive right granted for an innovation। जैसे how ये जो कॉपी मशीन है it was invented by Xerox company, हाँ, फिर उसको मोनोपोली पावर मिला था on a patent granted to it by the government at that very time। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट डू यू मीन बाय प्राइस डिस्क्रिमिनेशन। प्राइस डिस्क्रिमिनेशन हम कहते किसको है, इसको थोड़ा सा यहां पे डिफाइन करना है। सिंपली अगर हम कहें रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अ सेलर
of selling the same product at different prices to different buyers. इसमें जो है seller price discrimination करता है between different buyers when it is both possible and profitable. जब ये उसके लिए करना पॉसिबल भी होगा प्लस प्रॉफिटेबल भी होगा. इसमें कुछ डिग्रीज आते हैं, जैसे प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, फिर उसके बाद थर्ड डिग्री. वो हम आगे जाके और एक क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे. इसमें जो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में, दैट इज एक्सप्लेन डेड वेट ब्रीफली. डेड वेट लॉसेस. डेड वेट लॉसेस कहते किसको है? इनको हम सोशल कॉस्ट भी कहते हैं या एक्सेस बर्डन भी कहते हैं. सिंपली अगर हम कहें, इट इज अ मेजर ऑफ लॉस्ट इकोनॉमिक एफिशिएंसी व्हेन द सोशली ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ ए गुड और a service is not produced. या अगर हम कहें कि is a cost to society created by market inefficiency which occurs when supply and demand are out of equilibrium due to reasons like taxes, subsidies, price ceiling, price flooring. तो इसको हम अगर सिंपल वर्ड्स में कहें कि it is loss in welfare as measured by the reduction in the sum of consumer surplus एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. यहां पे अगर आप डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में देख सकते हो कि दिस एरिया इज डेड वेट लॉस बिकॉज इट इज रिडक्शन इन द सम ऑफ कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस. उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज व्हाट इज कॉसेरेंट. कॉसेरेंट किसको कहते हैं? ये जो कॉसेरेंट का कंसेप्ट है ये अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था. He defined quotient as surplus earnings earned by the factors of production except land. For example, earnings from machine and instrument. Quotient जो है, it refers to the income produced when the demand for products increases suddenly. Next question जो है, that is what do you mean by wage differential? Simply अगर हम कहें wage differential refers to the difference in wages between people with similar skills within differing localities or industries. Yeah, wage differential refers to differences in wage rates due to location of company, hours of working, working conditions, type of product manufactured or other factors. या कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही फर्म में बहुत सारे वर्कर्स होते हैं लेकिन अलग अलग वर्कर्स के पास अलग अलग स्किल्स होते हैं, जिसकी वजह से उनकी वेजेस में डिफरेंस होता है. या कभी कभी वर्कर्स के पास सेम स्किल्स रहते हैं लेकिन वो अलग अलग फर्म में काम करते हैं, अलग अलग फर्म में उनको अलग अलग वेजेस मिलते हैं, उसको हम वेज डिफरेंशियल कहते हैं. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिफाइन रेंट, इंटरेस्ट, वेजेस एंड प्रॉफिट. ट्रेडिशनली जो है इकोनॉमिस्ट्स ने रेंट को एसोसिएट किया था सिर्फ विद द यूज ऑफ सर्विस ऑफ लैंड, लेकिन आज हम रेंट को किसी भी कंट्रेक्चुअल पेमेंट को कहते हैं फॉर यूज ऑफ एनी एसेट, से लाइक रेंट फॉर अ शॉप, रेंट फॉर अ हाउस, रेंट फॉर अ पीस ऑफ लैंड, रेंट फॉर अ मशीन एटसेट्रा. इंटरेस्ट. उसके बाद इंटरेस्ट अगर आप सिंपली कहोगे, इट इज रिवॉर्ड फॉर द सर्विस ऑफ कैपिटल. कैपिटल जो है प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर को इंक्रीज करता है and therefore it is helpful in the process of production. Therefore capital is also regarded as the factor of production. उसके बाद profit. The four factors of production जिसमें entrepreneur एक आता है is regarded as fourth economic factor of production. Entrepreneur जो है that brings together land, labor and capital and thus facilitates production. Profit जो है is defined as the amount gained by selling a product which should be more than the cost price of the product. Profit जो है, they are non-contractual income and therefore the profits may be positive or negative.
उसके बाद जो नेक्स्ट है दैट इज वेजेस। इन इकोनॉमिक्स द प्राइस पेड टू लेबर फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन एंड द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन इज कॉल्ड वेजेस। इसमें बहुत सारी डेफिनेशन दी है बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने, लेकिन हम बेनहम की डेफिनेशन को अगर यहां पे देखेंगे, ही सेज a wage may be defined as the sum of money paid under contract by an employer to workers for services rendered। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, what do you mean by Kinkard demand curve? According to Kinkard demand curve, the demand curve facing an oligopolist has a kink at the level of the prevailing price। ये वाला पॉइंट जो है, और ये किंक क्यों होता है, इसके दो रीजंस होते हैं। द सेगमेंट अबव द किंक और अबव द प्रिवेलिंग प्राइस लेवल इज हाईली इलास्टिक एंड द सेगमेंट बिलो द प्रिवेलिंग प्राइस और बिलो द किंक इज इनइलास्टिक। ये जो सेक्शन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन ब्रीफली द एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज जो है दे ऑकर इन एन इकोनॉमी व्हेन द प्रोडक्शन और कंजप्शन ऑफ ए स्पेसिफिक गुड और सर्विस impacts a third party and the third party is not directly related to production or consumption of that good or service। ये जो एक्सटर्नलिटीज होते हैं ये पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, ये प्रोडक्शन से भी हो सकती है, कंजप्शन से भी हो सकती है। अगर हम पॉजिटिव एक्सटर्नलिटी को देखें, दे पॉजिटिव एक्सटर्नलिटीज आकर when producing a good cause a benefit to the third party which is not directly involved। जैसे फॉर एग्जांपल अगर कोई अभी एप्पल कल्टीवेशन कर रहा है, उसके बगल में अगर बी कीपिंग हो रही है तो वो उस बी कीपिंग वाले को नेक्टर भी प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज अ बेनिफिट टू द थर्ड पार्टी, बट द बी कीपर इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन ऑफ एप्पल। सिमिलरली नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज जो होती है, दिस आकर व्हेन प्रोड्यूसिंग ए गुड कॉज ए लॉस टू द थर्ड पार्टी विच इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्वड इन द प्रोडक्शन। या हम कह सकते हैं कि इसमें जो सोशल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन रहता है दैट इज ग्रेटर देन ए प्राइवेट कॉस्ट। फॉर एग्जांपल अभी कोई फर्म सीमेंट इंडस्ट्री अभी कहीं पे है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सीमेंट हो रहा है, तो वहां उसकी वजह से जो पोल्यूशन हो रहा है, लोगों की हालत बिगड़ रही है, तो ट्रीटमेंट के लिए उनको फिर दे हैव टू पे। वहां पे जो उसका सोशल कॉस्ट है दैट इज ग्रेटर देन द प्राइवेट कॉस्ट। इसमें जो अब नेक्स्ट सेक्शन है दैट इज सेक्शन बी, मीडियम आंसर टाइप क्वेश्चन। 4 होते हैं, ईच कैरिंग 5 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज परफेक्ट कंपटीशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स। अगर हम सिंपली कहें कि परफेक्ट कंपटीशन इज ए टाइप ऑफ मार्केट स्ट्रक्चर वेयर ऑल फर्म्स आर प्रोड्यूसर्स आर सेलिंग द सेम प्रोडक्ट एंड बिकॉज ऑफ हैविंग नो कंट्रोल ओवर देयर प्रोडक्ट प्राइसेस दे टेंड टू बी प्राइस टेकर्स। परफेक्ट कंपटीशन में जो सेलर्स होते हैं वो प्राइस टेकर्स होते हैं, न कि प्राइस मेकर्स। इसके जो फीचर्स अगर आप देखोगे, पहला लार्ज नंबर ऑफ बायर्स एंड सेलर्स, नेक्स्ट होमोजीनियस प्रोडक्ट, नेक्स्ट परफेक्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रिवेलिंग प्राइस, नेक्स्ट फ्री एंट्री एंड एग्जिट, नेक्स्ट मोबिलिटी ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, नेक्स्ट कांस्टेंट ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, नेक्स्ट एब्सेंस ऑफ आर्टिफिशियल रेस्ट्रिक्शंस, नेक्स्ट यूनिफॉर्म प्राइस। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो परफेक्ट कंपटीशन है इट इज ए हाइपोथेटिकल सिचुएशन दैट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन शॉर्ट टर्म इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन विद द हेल्प ऑफ एमसी एंड एमआर। फर्म इक्विलिब्रियम में कम होती है, कब होती है? अ फर्म इज इन इक्विलिब्रियम when it has no desire to change, when it has no desire to change means
increase or decrease, neither increase nor decrease. It is output level, क्योंकि at the point of equilibrium firm earns maximum profits. इसके twin conditions है a firm to be in equilibrium. MC is equal to MR is equal to price. That means marginal cost is equal to marginal revenue is equal to price. Second order condition जो है that is MC cuts MR from below, or we can say MC को must be rising at the point of equilibrium. इसको हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पहले ही शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस में समझा चुके हैं. नो नीड टू रिपीट हियर अगेन. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन एंड एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन अगर हम सिंपली कहें कि इट इज अ टाइप ऑफ इम्परफेक्ट कंपटीशन विच कंबाइन्स एलिमेंट्स ऑफ मोनोपोली एंड कॉम्पिटिटिव मार्केट. या अगर हम कहें कि characterizes an industry in which many firms offer products or services that are similar but not perfect substitutes. इसके फीचर्स अगर आप देखोगे जैसे large number of buyers and sellers, next product differentiation, free entry and exit of firms, some influence over the price, lack of perfect knowledge, less mobility, more elastic demand. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है व्हाट इज मोनोपोली एंड एक्सप्लेन इट इज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स. मोनोपोली अगर हम सिंपली कहें कि डिस्क्राइब्ड एज इरविंग फिशर ने जो कहा था इसके बारे में कि ए मोनोपोली इज डिस्क्राइब्ड एज ए मार्केट विद द एब्सेंस ऑफ कंपटीशन क्रिएटिंग अ सिचुएशन वेयर अ स्पेसिफिक पर्सन और एंटरप्राइज इज द ओनली सप्लायर ऑफ ए पर्टिकुलर. या अगर हम इसको सिंपली कहें कि ए मार्केट स्ट्रक्चर कैरेक्टराइज्ड बाय अ सिंगल सेलर सेलिंग ए यूनिक प्रोडक्ट इन द मार्केट. इसके फीचर्स अगर आप देखोगे ओनली वन सेलर एंड वेरियस बायर्स, बैरियर्स टू एंट्री, प्राइस मेकर नॉट प्राइस टेकर बट प्राइस मेकर, नो क्लोज सब्स्टिट्यूट्स, फुल कंट्रोल ओवर सप्लाई, downward sloping demand curve, and firm is itself an industry. इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज डिफाइन प्राइस डिस्क्रिमिनेशन एंड वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं. नाउ द वेरियस टाइप्स ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, उनको हम डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कह सकते हैं. इसमें 3 टाइप्स होते हैं या 3 डिग्रीज होते हैं. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ फर्स्ट डिग्री को हम परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन भी कहते हैं. एंड इट इज सेड टू ऑकर व्हेन द मोनोपोलिस्ट इज एबल टू सेल ईच सेपरेट यूनिट ऑफ द आउटपुट एट ए डिफरेंट प्राइस. इन अदर वर्ड्स अगर कहे कि अंडर परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन जो है सेलर जो है दैट लीव्स नो कंज्यूमर सरप्लस टू बट सच अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी जो है इज रेयरली एम्प्लॉयड. ऐसी प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहीं पे मिलती नहीं है. उसके बाद जो नेक्स्ट टाइप है दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड डिग्री. दिस वुड ऑकर व्हेन अ मोनोपोलिस्ट इज एबल टू चार्ज separate prices for different blocks or quantities of a commodity from buyers. और इस केस में he takes away a part but not all of the consumer surplus from them. जैसे फर्स्ट डिग्री में वो सारा कंज्यूमर सरप्लस लेता है, इसमें सेकंड डिग्री में क्या करता है he takes away only a part but not all of the consumer surplus. इसकी अगर आप एग्जांपल देखोगे फोन प्लान, जैसे अगर आप अभी जियो का देखोगे उसमें आपको पहला जो कंजप्शन करते हो इंटरनेट का 4 रुपए 4.5 रुपए का आपको 1 GB पड़ता है. वो क्वांटिटी जब आप एक्सीड करते हो, खत्म करते हो, उसके बाद जो आपको नेक्स्ट 1 GB मिलता है वो आपको नियर अबाउट 15 to 16 रुपीज का पड़ता है. दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर, सेकंड डिग्री. उसके बाद जो इसमें थर्ड टाइप आता है दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ द थर्ड डिग्री एंड इज सेड टू ऑकर
when the seller divides his buyers into two or more than two sub markets or groups depending on the price elasticity of demand and charges a different price in each sub market. और ये जो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री है, इट इज वेरी कॉमन. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कहें इसमें, अगर अभी एक इंडिविजुअल जो है मूवी देखने जाता है, सेम स्क्रीनिंग रहती है बट प्राइसेस आर चार्ज्ड डिपेंडिंग ऑन एज. फॉर एग्जाम्पल माइनर, एडल्ट, फिर सीनियर. या अगर आप अभी किसी टूरिस्ट डेस्टिनेशन पे जाओगे, वहां पे जो एंट्री फी रहता है माइनर्स के लिए अलग रहता है, एडल्ट्स के लिए अलग रहता है, इंडियंस के लिए अलग रहता है, फॉरेनर्स के लिए अलग रहता है. दैट इज प्राइस डिस्क्रिमिनेशन ऑफ थर्ड डिग्री. नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज एक्सप्लेन रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट. डेविड रिकार्डो ने जो बुक लिखी थी द प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन विच वाज पब्लिश्ड इन 1917, उसी में उसने रेंट के बारे में कहा था. ये जो रिकॉर्डियन थ्योरी ऑफ रेंट है, इट आल्सो फॉलोज फ्रॉम द व्यूज ऑफ क्लासिकल राइटर्स. क्लासिकल ऑथर जो है बहुत सारे वेस्ट, जैसे वेस्ट है, टोरेंटस, माल्थस, रिकार्डोज, इन्होंने इंडिपेंडेंटली थ्योरी ऑफ डिफरेंशियल रेंट जो है फार्मूलेट किए थे. लेकिन the theory of rent which was presented and elaborated by David Ricardo, that has become more popular. और Ricardo जो है, he defines the rent as that portion of the produce of earth which is paid to the landlord for the use of original and indestructible powers of soil. यहाँ पे हमें ये चीज पता चलता है कि अकॉर्डिंग टू द रिकॉर्डियन डेफिनेशन, ये जो रेंट है इट इज अ पेमेंट फॉर द यूज ऑफ ओनली लैंड एंड इज डिफरेंट फ्रॉम कंट्रैक्चुअल रेंट जो होता है विच इंक्लूड्स द रिटर्न ऑन कैपिटल इन्वेस्टमेंट मेड बाय द लैंडलॉर्ड्स, जैसे इन फॉर्म ऑफ हेजर्स, ड्रेनर्स, वेल्स. ये जो रिकॉर्डियन थ्योरी है इसके कुछ अजम्पशंस है. जैसे पहला अजम्पशन, Ricardo considers the supply of land from the viewpoint of the whole society and takes the quantity of land as completely fixed. दूसरा जो assumption है, he does not take into account the various alternative uses to which the land can be put. और एक है जैसे he assumes the land differs in quality, then he assumes that there is perfect competition in the market for land. ये जो assumptions है, given these assumptions, according to the Ricardo, rent arises due to two reasons. इसमें दो रीजंस होते हैं. पहला जो इसने कहा है कि अगर हम लैंड को होमोजीनियस समझे, इफ लैंड इज होमोजीनियस, दैट मीन्स कि क्वालिटी में एक जैसे हो या एक लोकेशन पे होगी, तो वहां पे फिर क्या होगा कि स्कैरसिटी ऑफ लैंड होगी रिलेटिव टू डिमांड, जिसकी वजह से फिर वहां पे that will give rise to rent. उसको रिकार्डो क्या कहता है? scarcity rent. दूसरा वो कहता है कि that is differentiated rent. वो उसको कैसे डिफाइन करता है कि जो लैंड होते हैं अगर वो डिफर क्वालिटी में करे, दैट मीन्स इनफर्टिलिटी या उनकी लोकेशन डिफरेंट हो, वहां पे फिर जो सुपीरियर ग्रेड्स ऑफ लैंड है तो उनको क्या होगा, उनकी स्कैरसिटी होगी, तो दैट विल गिव राइज टू डिफरेंशियल रेंट. उसके बाद जो नेक्स्ट यहाँ पे थ्योरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, दैट इज व्हाट इज एक्सप्लेन शम्पटर्स थ्योरी ऑफ प्रॉफिट. शम्पटर के बारे में आपने सुना होगा. शम्पटर, ये जो शम्पटर है, इन्होंने थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट लिखी थी विच वाज पब्लिश्ड इन 1911. वो क्या कहता है? He also assumes a perfectly competitive market regarding the profits. Simply अगर हम उसकी थ्योरी को थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे कि शम्पटर जो है, he is the main function जो है, it has been held by Joseph Shapter के main function of entrepreneur जो है, that is to introduce innovations in the economy. और ये जो profits होते हैं, they are reward for performing this function, that is innovations. और वो कहते हैं कि ये जो इनोवेशंस होते हैं
इनोवेशंस जो होते हैं मे कंसिस्ट ऑफ लाइक इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मार्केट, conquest of new sources of supply of raw material या क्रिएशन ऑफ मोनोपोली, ये चीजें हैं। लेकिन उसके बाद अगर आप देखोगे कि इनोवेशन इकोनॉमी में जो होते हैं एक एंटरप्रेन्योर करता है और ये जो प्रॉफिट्स होते हैं दे आर रिवार्ड फॉर परफॉर्मिंग दिस फंक्शन। इट इज ऑल अबाउट द शम्पटर्स इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट। नेक्स्ट दैट इज सेक्शन सी, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। इसमें अगर आप देखोगे इसमें 4 क्वेश्चंस होते हैं लेकिन आपको सिर्फ 2 करने होते हैं, ईच कैरिंग 8 मार्क्स। इसमें जो सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम ऑफ द फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम, लॉन्ग रन हम जानते हैं कि इज अ पीरियड ऑफ टाइम विच इज सफिशिएंटली लॉन्ग टू अलाउ द फर्म्स टू मेक चेंजेस इन ऑल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हम जानते हैं कि शॉर्ट रन पीरियड में कुछ फैक्टर्स वेरिएबल होते हैं, कुछ फिक्स्ड रहते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में जो है ऑल फैक्टर्स आर वेरिएबल एंड नन। देयरफॉर ये जो फर्म्स है वो अपना आउटपुट इंक्रीज कर सकते हैं अपना कैपिटल इक्विपमेंट को चेंज करके, अपने जो है ओल्ड प्लांट्स को या तो चेंज कर सकते हैं या उनको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, या इसमें नए फर्म्स एंटर हो सकते हैं या कुछ फर्म्स पुरानी वहां से एग्जिट भी कर सकते हैं। लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में एक चीज जरूरी है कि शॉर्ट रन में आपने देखा होगा हम मार्जिनल कॉस्ट और मार्जिनल रेवेन्यू से हम वहां के इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग रन में इक्विलिब्रियम को एक्सप्लेन करने के लिए हमें एवरेज कॉस्ट को इंट्रोड्यूस करना पड़ता है। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट को यहां पे अगर आप ये चीज समझोगे कि अगर लॉन्ग रन में फॉर एग्जांपल ये चीज है कि मार्जिनल कॉस्ट जो है बीइंग इक्वल टू द प्राइस मस्ट आल्सो इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। अगर अभी लॉन्ग रन में प्राइस जो है दैट इज ग्रेटर और लेस देन द एवरेज कॉस्ट, फिर या तो कुछ फर्म्स वहां से लीव हो सकती हैं या नई फर्म्स एंटर हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल इफ द प्राइस इज ग्रेटर देन द एवरेज कॉस्ट, जो वहां पे फर्म्स है दे विल अर्न मोर देन नॉर्मल प्रॉफिट्स। ये जो सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स वो कमा रहे हैं इट विल अट्रैक्ट अदर फर्म्स इनटू द इंडस्ट्री। जब नई फर्म्स उसमें आ जाएंगे प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट विल गो डाउन, उससे क्या होगा सप्लाई ऑफ आउटपुट कम होगी, एज ए रिजल्ट के कंपटीशन बहुत ज्यादा होगा फॉर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, ये कंटिन्यू रहेगा, देन द प्राइस विल बी इक्वल टू द एवरेज कॉस्ट, जो फिर वहां पे सारी फर्म्स दे विल अर्न ओनली नॉर्मल प्रॉफिट्स। लेकिन ऑन द कंट्ररी अगर प्राइस एवरेज कॉस्ट से कम है वहां पे फर्म्स जो है दे विल स्टार्ट मेकिंग लॉसेस, और ये जो लॉसेस है इससे कुछ फर्म्स जो है वो दे विल क्वाइट द इंडस्ट्री। फिर उससे क्या होगा आउटपुट ऑफ द इंडस्ट्री जो है वो कम हो जाएगा, उससे प्राइस जो है इंक्रीज होगा। ऑन द अदर हैंड जब इस इंडस्ट्री से कुछ फर्म्स बाहर जाएंगे कॉस्ट कम होगा क्योंकि डिमांड कम होगी कुछ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन की, फिर फर्म जो है दे विल कंटिन्यू लीविंग द इंडस्ट्री तब तक जब तक प्राइस एवरेज कॉस्ट के बराबर नहीं होगा। इट देयरफॉर सिंपली अगर हम कहें कि फॉलोज दैट फॉर ए परफेक्टली कंपिटेटिव फर्म टू बी इन लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम द टू कंडीशंस मस्ट बी फुलफिल्ड। वो 2 कंडीशंस क्या है कि प्राइस मस्ट बी इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट एंड प्राइस इक्वल टू एवरेज कॉस्ट। इसमें जो एक पॉइंट आपको यहां पे सिंपली मेंशन करना है कि लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम में जब फर्म अंडर परफेक्ट कंपटीशन जो है वो इक्विलिब्रियम वहां पे एस्टेब्लिश होता है कि एक पॉइंट पे दैट इज मिनिमम पॉइंट ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट, जो है एवरेज कॉस्ट को है इसके मिनिमम पॉइंट पे।
एमसी तो प्राइस जो है एमसी के बराबर होना चाहिए, मार्जिनल कॉस्ट, दैट इज हियर, एंड प्राइस इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, वो मिनिमम पॉइंट होता है। यहां पे नहीं हो सकता, यहां पे नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, बिकॉज दीज पॉइंट्स आर नॉट द मिनिमम पॉइंट्स ऑफ द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट कर्व। उसके बाद जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द किंकट डिमांड थ्योरी ऑफ ऑलिगोपोली, किंकट डिमांड थ्योरी ऑफ, ये जो किंकट डिमांड थ्योरी है, इट इज स्पेशली फॉर एक्सप्लेनिंग प्राइस एंड आउटपुट अंडर ऑलिगोपोली। इसको मैं थोड़ा सा पहले भी वहां पे थोड़ा सा जो है डिस्कस कर चुके हैं, अंडर ऑलिगोपोली बट विद प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। इसके मुताबिक द डिमांड कर्व फेसिंग एन ऑलिगोपोलिस्ट according to this Kinkert demand curve hypothesis that has a kink at the level of the prevailing price. और ये जो अपर सेगमेंट है, it is highly elastic and the below the prevailing price जो रहता है इसका, that is inelastic। क्यों? इसको हम यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे। If this is the prevailing market price OP, अगर कोई फर्म ऑलिगोपोली में प्राइस को इंक्रीज करना चाहेगी, इंक्रीज करती है, लेकिन उसके जो कंपिटिटर्स है दे विल नॉट फॉलो दिस, वो अपने प्रोडक्ट के प्राइस को इंक्रीज नहीं करेंगे, क्योंकि उनको पता है कि हमारा जो राइवल है वो इंक्रीज कर रहा है, उससे क्या होगा कि उसके कस्टमर्स इसके पास आ जाएंगे। तो दैट इज व्हाई इट इज हाईली इलास्टिक। तो सिर्फ एक फर्म जब चेंज करती है, इट इज नॉट फॉलोड बाय अदर्स, तो जो चेंज करता है उसके सेल्स जो है वो बहुत ज्यादा चेंज होते हैं, दैट इज व्हाई इट इज इलास्टिक। एंड व्हाई दिस इज इनइलास्टिक? अगर मान लीजिए दिस इज द ओपी इज द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस, अब कोई एक फर्म यहां पे अपने प्राइस को डिक्रीज करती है, इट विल बी फॉलोड, बाकी फर्म जो है वो इसको फॉलो करेंगे, वो भी इस चीज को फॉलो करेंगे। फॉर एग्जांपल P to P1, दैट मीन्स द प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस विल बी P1। पूरी इंडस्ट्री में ये कम होगा, क्योंकि एक अगर डिक्रीज करेगा सारे उसको डिक्रीज करेंगे, क्योंकि उनको पता है अगर सिर्फ एक डिक्रीज करेगा हमारे कस्टमर्स, हमारे कंज्यूमर्स भी उसके पास चले जाएंगे। दैट इज व्हाई दिस साइड इज, दिस सेगमेंट इज इनइलास्टिक एंड दिस इज इलास्टिक। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज एक्सप्लेन लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट, लिक्विडिटी प्रेफरेंस थ्योरी ऑफ इंटरेस्ट। जेएम कीन्स ने जो बुक लिखी थी जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी, उन्होंने कुछ नए व्यूज दिए इंटरेस्ट के, अकॉर्डिंग टू होम इंटरेस्ट इज द रिवॉर्ड फॉर पार्टिंग विद लिक्विडिटी फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड। वो कहते हैं कि एक आदमी के पास जो इनकम रहती है उसमें से उसको डिसाइड करना पड़ता है कि वो कितना कंज्यूम करेगा, फिर उसके बाद सेव कितना करेगा। ये जो कंज्यूम है वो कितना कंज्यूम करेगा, इट डिपेंड्स अपॉन द प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम। फिर उसको डिसीजन लेने पड़ते हैं कि वो सेविंग करेगा या हाउ मच ऑफ हिज रिसोर्सेज विल बी होल्ड इन द फॉर्म ऑफ रेडी मनी, या कितना वो जो है पार्ट लैंड डिपेंड करेगा। वो कहता है इसको हम लिक्विडिटी प्रेफरेंस कहते हैं। लिक्विडिटी प्रेफरेंस सिंपली अगर हम कहें कि मीन्स द डिमांड फॉर मनी टू होल्ड और द डिजायर ऑफ द पब्लिक टू होल्ड कैश।
वो कहते हैं कि ये जो डिमांड फॉर मनी है, देयर आर 3 मोटिव्स फॉर लिक्विडिटी प्रेफरेंस, जैसे ट्रांजैक्शन मोटिव, प्रिकॉशनरी मोटिव, स्पेकुलेटिव मोटिव। ये जो ट्रांजैक्शन मोटिव है, इट मीन्स डिमांड फॉर मनी फॉर द करंट ट्रांजैक्शंस ऑफ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेसमैन। प्रिकॉशनरी फॉर होल्डिंग मनी रेफर्स टू द डिजायर ऑफ पीपल टू होल्ड कैश बैलेंसेस फॉर अनफॉर्सिन कंटीजेंसीज, जैसे डेंजर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट है, सिकनेस है, एक्सीडेंट्स है। उसके बाद स्पेकुलेटिव मोटिव, दिस इज रिलेटेड टू द इंटरेस्ट रेट। स्पेकुलेटिव मोटिव जो है रिलेटेड टू द डिजायर टू होल्ड वन्स रिसोर्सेज इन लिक्विड फॉर्म in order to take advantage of market movements regarding future changes in the rate of interest or bond price. ये जो डिमांड फॉर मनी अंडर स्पेकुलेटिव मोटिव है, इट इज ए फंक्शन ऑफ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से इसको समझने की कोशिश करेंगे, यहां से हम स्पेकुलेटिव मोटिव जो है, स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी को मेजर करेंगे, यहां से हम रेट ऑफ इंटरेस्ट को मेजर करेंगे। देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप। रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा होगा तो स्पेकुलेटिव डिमांड मोटिव फॉर स्पेकुलेटिव डिमांड फॉर मनी कम होगा, ये कम होगा तो ये ज्यादा होगा, इसको और डिक्रीज करेंगे तो ये और इंक्रीज होगा। दैट मीन्स इट इज अ फंक्शन ऑफ करंट रेट ऑफ इंटरेस्ट, इट इंक्रीजिंग as the interest rate falls and decreasing as the interest rate rises. उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैट इज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ये जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन है, सिंपली अगर हम कहें कि ट्राइज टू आंसर द क्वेश्चन दैट व्हाट डिटरमाइन्स द प्राइसेस ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। ये जो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं, इनके प्राइसेस कैसे डिटरमाइन होते हैं। फर्स्ट जो ये सबसे पहले मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ थ्योरी है, इट वाज पुट फॉरवर्ड टू एक्सप्लेन द डिटरमिनेशन ऑफ वेजेस ओनली, दैट इज रिवॉर्ड फॉर लेबर। फिर आगे जाके प्राइसेस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन भी इससे डिटरमाइन किए। इसका जो ऑरिजिन है, दैट इज ट्रेस्ड टू रिकार्डो एंड वेस्ट। फिर इसको रिडिस्कवर्ड किया बहुत सारे इकोनॉमिस्ट्स ने, लाइक जेबी क्लर्क, जवान्स, वालरास, मार्शल, जे.आर. हिक्स। इसके भी कुछ एजम्पशंस है इस थ्योरी के। एज्यूम्स कंप्लीटली स्टैटिक सोसाइटी, दैट मीन्स फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंसेस कॉज्ड बाय इकोनॉमिक ग्रोथ और चेंज। या इन अदर वर्ड्स अगर हम कहें कि इट एज्यूम्स ए कांस्टेंट पॉपुलेशन, कांस्टेंट अमाउंट ऑफ कैपिटल, अनचेंजिंग टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन। या इट फर्दर द थ्योरी जो है, इट ट्रीट्स द लेबर एज अ होमोजीनियस फैक्टर बाय टेकिंग आइडेंटिकल लेबर यूनिट्स एंड डिस्कस हाउ द वेज रेट ऑफ द लेबर इज डिटरमाइंड। ये थ्योरी क्या कहती है कि रेशनल एम्प्लॉयर जो होता है या एंटरप्रेन्योर होता है, वो हमेशा ये कोशिश करता है कि वो अपने फिक्स्ड अमाउंट के कैपिटल के बराबर उसको यूटिलाइज करने की कोशिश करता है, सो एज टू मैक्सिमाइज हिज प्रॉफिट। इसके लिए वो क्या करता है कि वो उतने ही लेबर्स को हायर करता है विच विल बी प्रॉफिटेबल फॉर हिम with a given amount of capital. That means the employer will reach equilibrium position when the wage rate is just equal to the marginal product of labor. Marginal product of labor. अगर हम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से समझने की कोशिश करेंगे, यहां से हम क्वांटिटी ऑफ लेबर को मेजर कर रहे हैं, यहां से हम मार्जिनल प्रोडक्ट को लेबर कर रहे हैं। This is the marginal productivity curve. इस क्वांटिटी को ये यहां से हम लेबर मेजर कर रहे हैं
OL क्वांटिटी ऑफ लेबर जो है इनको वो हायर करेगा, बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्ट जो है लेबर का दैट इज इक्वल टू प्रिवेलिंग वेज रेट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हमने BA सेकंड सेमेस्टर इकोनॉमिक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ब्रीफली डिस्कस करके देखा। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको बेनिफिट मिला है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार ज़रूर कीजिए।